हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। ठीक, आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन बनते हैं। ये वीडियो जो है यूपीपीसीएस जो प्री 2024 का पेपर है, इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। देखो, अगर मैं कहूँ कि केवल यही वीडियो इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे, ये बेवकूफ़ी है। ठीक, लेकिन ये बात पक्का है कि इस वीडियो से आपके जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, वहाँ से आपको 100% हेल्प मिलेगी। ठीक, रीज़न क्या है? देखो, पहले बोलते थे घटना चक्र पढ़ लो आपका काम हो जाएगा, लेकिन आरओ के एग्ज़ाम के बाद ये कंफर्म हो गया कि घटना चक्र के दिन लद गए। ठीक, अब घटना चक्र, केवल घटना चक्र पढ़ोगे गारंटी सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आप 1 2 3 पुस्तकों को कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ोगे तो आई गारंटी सिलेक्शन होगा और कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक, तो इसीलिए जो घटना चक्र को पढ़ो, ऐसा नहीं है घटना चक्र बिल्कुल ख़त्म या उसकी 0% वैल्यू हो गई है। ठीक है ना, घटना चक्र की वैल्यू है जो थी वो नहीं है, बट अभी भी है। ठीक, इसके साथ जो है अब न्यू पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करो, मॉक लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, जितना हो सके उतना, तब पॉसिबल है कि सिलेक्शन हो। ठीक, खैर अब बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना, और हो सके तो चैनल को सब शेयर भी कर देना। ठीक, आइए बात करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट दैट इज उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का जो अधिकार होता है, ये आपका संसद के पास होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये 28 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक, एंड भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, ये आपका राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? ये आपके 34 हो सकते हैं। 33+1 होता है। ठीक है ना। जो एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, बाकी 33 ये जो अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल DTDSAT के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। ठीक है ना। आगे बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट। देखो, उच्चतम न्यायालय, इसको अगर हम सुप्रीम कोर्ट बोले तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। ठीक है, हाँ हिंदी में लिखा है, हम बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण भी जो है संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। और आगे बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये जो है आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय के जो है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक, उच्चतम न्यायालय दैट इज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति ये आपका संसद के पास है। और अभी कितनी है? 34 बोले तो 33+1, 33 न्यायाधीश और एक CJI दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी 50वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास नहीं है, वो गवर्नर है। ठीक, अभी जो है अभी आपके हैं DY चंद्रचूड़। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जाते हैं? ठीक है ना, ये राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर हटाए जाते हैं। सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट के पश्चात जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। आगे बात की जा रही है सामान्यतः जो है उच्चतम न्यायालय दैट इज सुप्रीम कोर्ट सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु जो है किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है, और जो है राष्ट्रपति के अनुमोदन से सुनवाई कर सकता है। ठीक है ना। यहाँ बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली से ही जो है सुनवाई करता है। अगर राष्ट्रपति कहें तो अन्य जगह से, यानी कि अन्य जो देश के अन्य हाई कोर्ट है वहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की जो है अनुमोदन पर। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे बात की जा रही है सर्वोच्च न्यायालय दैट इज सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है ये 65 साल होती है। ठीक है ना। और या फिर जो कार्यकाल वो 6 साल। ठीक है ना, या 65 साल की आयु। ठीक, आगे बात करते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार दिस इज अपीलियट ज्यूरिडिक्शन से संबंधित है। ये जो अनुच्छेद 134(1) से संबंधित है। ठीक, आगे बात की जा रही है उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए जो है न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? न्यायाधीशों की संख्या जो है 5 होनी चाहिए। ठीक, आगे बात की जा रही है
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन जो है भारत सरकार की जो संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक, वहीं उच्चतम न्यायालय के तो सचिन संचित निधि से दिए जाते हैं। वही बात करें जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते वो जो है राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। लेकिन हाई कोर्ट का जो जज है जब रिटायर हो जाता है तब उनके वेतन भत्ते जो है पेंशन, तब उस केस में पेंशन मिलेगी। जो पेंशन है उस केस में भारत सरकार देती है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 124 से 147 तक जो है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए। ठीक, देखो सुप्रीम कोर्ट का जो भाग है 5 है। ठीक, और अनुच्छेद 124 से 147 तक। ठीक, आगे बात की जा रही है अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय दैट इज सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन की बात की गई है। और अनुच्छेद 126 के अंतर्गत जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, इसको बोलेंगे एक्टिंग चीफ जस्टिस, की नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 127 के अंतर्गत जो तदर्थ न्यायाधीशों, इसको बोलते हैं एड हॉक जस्टिस, की नियुक्ति की जाती है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है अनुच्छेद 128 के अंतर्गत जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 में बात करें तो उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। ठीक, और अनुच्छेद 130 में बात करें तो अनुच्छेद 130 जो है वो उच्चतम न्यायालय का स्थान सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करने के लिए जो है मुख्य न्यायाधीश की शक्ति है। और अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का विवरण है। ठीक, अब बात करते हैं अनुच्छेद 136 के बारे में। तो 136 में बात की गई है अपील के एक अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति स्पेशल लीव टू अपील का प्रावधान है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णय के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया। और अनुच्छेद 141 में के अनुसार जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करते हैं। आगे बात की जा रही है अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का निर्माण वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 145 में बात करें तो इसके अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट कह रहा है और ये कह रहा है अनुच्छेद 146 के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। ठीक, किसमें? अनुच्छेद 146 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय जो है भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति के अंतर्गत आते हैं और इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। ठीक, किसमें? केंद्र और राज्य के मध्य अगर कोई विवाद हो जाता है तो इसका जो मतलब समाधान है वह इस उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय की जो मूल अधिकारिता शक्ति के अंतर्गत। ठीक, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बात में प्रतिपादित किया? ये जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। इसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज। ठीक, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है उच्चतम न्यायालय के उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन रिव्यू हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137 में। ठीक, आगे बात करते हैं भारत में संविधान की मूल संरचना, इसको बोलेंगे बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। ये जो है आपका न्यायिक समीक्षा। ठीक, आगे बात करते हैं संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार जो है ये सर्वोच्च न्यायालय को होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता से के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? ये जो है आपके मूल अधिकारों का प्रवर्तन आता है। ठीक, भारतीय संविधान का संरक्षक होना ये आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक, आगे बात करते हैं न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियाँ। ठीक, न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियाँ अनुच्छेद 121 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट एक ही बात है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है ना, इसके अनुसार जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में
किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव पर जो है संसद में कोई विचार चल रहा हो तो उससे संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करते हैं। आगे बात की जा रही है न्यायालय की अवमानना के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में, किसमें, अनुच्छेद 129 में जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में जो हाईकोर्ट की अवमानना, कंटेम्प्ट के संबंध में जो है आसक्तियों का प्रावधान किया गया है। ठीक, 129 में सुप्रीम कोर्ट, 215 में हाई कोर्ट। आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, ये रिस्ट्रिक्शंस ऑन जज। ठीक है ना, कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता, अनुच्छेद 124 से 107 में। हाँ, सिंपल है, अगर कोई व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका है तो वह भारत के अन्य किसी न्यायालय में जो वकालत का कार्य नहीं कर सकता। वह न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हो या फिर जो है आपका हाई कोर्ट है, वह अब सुप्रीम कोर्ट का जज रह गया तो रिटायरमेंट के बाद उसको घर पे रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट में जाके और वहाँ की वकालत करना शुरू कर दे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, आगे बात की जा रही है मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में जो 32 अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत जो है रिट जारी की जाती है। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जो वन डे एग्जाम होते हैं वहाँ में। ठीक है ना, तो भारत के प्रथम मुख्य दलित जो है दलित मुख्य न्यायाधीश थे, इनका नाम था के.जी. बालकृष्णन। ठीक, आगे बात करते हैं संविधान की व्याख्या से संबंधित जो है सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, ये जो आपके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे जो है परामर्श लेने का अधिकार होता है, ये जो आपको राष्ट्रपति को परामर्श लेने का अधिकार होता है। आगे मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी कोई रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह अवधारणा जो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। ठीक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ये अनुच्छेद 32 के तहत करता है। वही सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसको बोले अपीलेट और ज्यूरिडिक्शन को जो 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक, जैसे अगर बात करें अनुच्छेद 132 में, अनुच्छेद 132 में संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें हैं। ठीक, अनुच्छेद 133 में जो है सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें, अनुच्छेद 134 में आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें और अनुच्छेद 136 में जो है आपकी विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें। ठीक, 32, 33, 34, 36। ठीक, 32 में बात की गई है संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें, 33 में बात की गई सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें, 34 में 33 के बाद 34 में बात की गई है आपके आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें और 36 में बात की गई है विशेष अनुमति से जुड़ी अपीलें। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक जो है उच्चतम न्यायालय में वकालत करनी चाहिए। ये जो आपके 10 वर्षों में अगर कोई व्यक्ति देखो हाई कोर्ट में अगर वह 10 साल तक अगर वकालत कर लेता है या फिर जो है वह व्यक्ति 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहता है, ठीक है ना, 10 साल तक हाई कोर्ट में वकालत की या फिर 5 साल तक जज रहता है तो उस केस में वह सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है। ठीक, आगे बात की जा रही है न्यायिक पुनरावलोकन। जुडिशियल रिव्यू का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत के न्यायालय में किसे जो है किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है। ये जो है उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। लोक हितवाद, इसको बोलते हैं PIL की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था। ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था। किसका? PIL, इसको बोलते हैं लोक हितवाद। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, इसको बोलेंगे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर जो है किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ठीक,
आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। अभी हमने बात की सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अब बात करेंगे राज्यपाल के बारे में, ठीक है ना। तो राज्यपाल के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की जो पद्धति किस देश से ली गई है, ये जो है कनाडा के देश से ली गई है, ठीक। आगे बात करें, राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, और राष्ट्र का कार्यकारी प्रमुख संवैधानिक प्रमुख होता है आपका राष्ट्रपति, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत जो है किसी भी देश के किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। कितना? अनुच्छेद 155। कितना? अनुच्छेद 155 के अंतर्गत, ठीक। आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। ये 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। एंड आगे बात करते हैं, यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है, राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है, तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उस तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में रिक्त जो पद रिक्त मान लिया जाएगा, ठीक। आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त किया जाता है, नियुक्त करता है ये राज्यपाल के द्वारा जो है। देखो रीजन क्या है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा इन राज्यों में जो है जनजातियां यानी कि एसटी शेड्यूल ट्राइब की संख्या अधिक था, इसलिए इन राज्यों में जो है राज्यपाल के द्वारा जो है जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है, ठीक। आगे बात की जा रही है राज्य विधानसभा के सत्रावसान, इसको बोलेंगे प्रोरोगेशन का आदेश जो है ये आपका राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल जो किससे सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है, ये आपका उच्च न्यायालय के द्वारा कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल के वेतन भत्ते और किस निधि से दिए जाते हैं, ये जो है राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, ठीक। राज्यपाल जो जिस राज्य का राज्यपाल होगा उस राज्य की संचित निधि से उनका वेतन भत्ते दिए जाएंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट बात की जा रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में जो है राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रख सकता है, ये जो अनुच्छेद 201 के अंतर्गत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन जो है ये 3.5 लाख होता है, और राज्यपाल किसके प्रति जो उत्तरदायी होता है, ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, और राज्य पुनर्नियुक्ति को भी योग्य होता है, ठीक। आगे बात करते हैं सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास चिड़िया की संज्ञा दी है, और जो सरोजिनी नायडू है ये प्रथम महिला राज्यपाल है, ठीक है ना, फर्स्ट महिला राज्यपाल है यूपी की। इवन पूरे इंडिया की जो पहली महिला राज्यपाल है सरोजिनी नायडू, और ये किस राज्य में थी, ये आपके उत्तर प्रदेश में थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात की जा रही है कि राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों के बारे में, ठीक। एक राज्य के महाधिवक्ता, इसको बोलेंगे एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है, ठीक। जैसे जिस प्रकार से राष्ट्रपति केंद्र में जो मुख्य अधिकारी होते हैं इनकी नियुक्ति करता है, इसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल के द्वारा मुख्य अधिकारियों की जो राज्य स्तर के होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक। तो यहाँ देखते हैं राज्य का जो महाधिवक्ता होता है एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वहीं विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों, इसको बोलेंगे वाइस चांसलर की नियुक्ति भी जो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और राज्य वित्त आयोग के गठन भी जो है राज्यपाल के द्वारा की जाता है, ठीक। आगे बात की जा रही है राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय दैट इज हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में जो है राष्ट्रपति को परामर्श देता है, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। जम्मू एवं कश्मीर के उप राज्यपाल की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। भारत में राज्यपाल बनाने की पहली महिला कौन थी, ठीक है ना। तो ये जो पहली महिला थी इनका नाम था सरोजिनी नायडू, ठीक। क्या नाम था? सरोजिनी नायडू, ठीक।
आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ये अनुच्छेद 333 के द्वारा किया जाता है। राज्य से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद के बारे में, ठीक है ना। तो जहाँ बात की जा रही है अनुच्छेद और यहाँ बात की जा रही है प्रावधान, ठीक। अनुच्छेद 153 में जो है राज्यों के राज्यपाल की बात की गई है। अनुच्छेद 154 में जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होने की बात की गई है। अनुच्छेद 160 में जो आकस्मिक परिस्थितियों में राज्य के कार्य से संबंधित बात की गई है। और अनुच्छेद 161 में 161 में जो है क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की बात की गई है, ठीक है ना। यहाँ पर जो राज्यपाल को जो शक्तियाँ दी गई हैं, जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गई हैं, उसी प्रकार से राज्य में जो है राज्यपाल को भी शक्तियाँ दी गई हैं, उसी से संबंधित है। जैसे क्षमादान कर सकता है, कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, और लघुकरण की जो शक्ति है राज्यपाल के हाथ में होती है। राज्यपाल के हाथ में जो मृत्यु की सजा को माफ नहीं किया जाता, ठीक। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 163 में, तो मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को जो है सलाह एवं सहयोग देना होता है। एंड आगे बात करते हैं अनुच्छेद 200 में, तो अनुच्छेद 200 में राज्य विधानसभा द्वारा जो पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। एंड अनुच्छेद 201 में, इसमें अनुच्छेद 201 में जो है राज्य विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति को विचारार्थ सुरक्षित रखना होता है। और अनुच्छेद 213 में जो है राज्यपाल की जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। और 123 में जो है अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, ठीक। अनुच्छेद 233 में बात जो है ये राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। किसकी? जिला न्यायाधीश की, ठीक। डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति अनुच्छेद 273 के अनुच्छेद 233 के अकॉर्डिंग जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक। आगे बात करते हैं इसी वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक है ये है राज्य विधानमंडल, ठीक। स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे बात की जा रही है कि भारत में राज्य विधानमंडलों, क्या राज्य विधानमंडल, इसको बोलेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन जो है कौन होता है? ये उच्च सदन विधान परिषद होता है। और राज्यों के विधानमंडल में निम्न सदन होता है आपका विधानसभा, ठीक। राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? ये आपका कैग रखता है, ठीक। सेंटर में और केंद्र में दोनों में कैग नियंत्रण रखता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं नियंत्रक और मालिका परीक्षा। और वर्तमान में गिरीश मुर्मू जी जो है आपके कैग हैं, ठीक। आगे बात की जा रही है राज्य में उच्च सदन, दैट इज विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है, ठीक। आगे बात करते हैं विधान परिषद के बारे में। तो विधान परिषद जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? ये आपके 4 माह तक रोक सकती है, ठीक। आगे बात की जा रही है राज्य विधान परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। राज्य विधान संबंधित जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में, अनुच्छेद, और यहाँ पर बात की गई विषय वस्तु के बारे में, ठीक। जैसे अनुच्छेद 163 में अगर हम बात करें, तो अनुच्छेद 163 में जो राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की गठन का प्रावधान की बात की गई है, ठीक। अनुच्छेद 164 में बात की गई है राज्य के विधानमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति। एंड आगे बात करते हैं अनुच्छेद जो है 166 में बात की गई है राज्य सरकार के कार्य संचालन। और अनुच्छेद 167 में बात की गई है राज्य को सूचना प्रदान करने की मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है, ठीक। आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार है? ये जो है आपको अनुच्छेद 169 में जो है राज्य की जो विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करना और जो है उसे समाप्त करने का अधिकार है, ठीक। अनुच्छेद 169 में, ठीक। यानी कि राज्य का जो उच्च सदन होता है इसको गठित करने का अधिकार और इसको समाप्त करने का अधिकार, ठीक है ना। इन दोनों का अधिकार जो अनुच्छेद 100 आर्टिकल जो है 169 में बात की गई है, ठीक। अनुच्छेद 170 में बात की गई है राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या के बारे में, ठीक। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है, ये जो है ये भारत का निर्वाचन आयोग करता है। एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है, ठीक। भारत के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता की बात की गई है, ठीक है ना। तो भारत के किस राज्य में, राज्य की बात करें तो गोवा है, ठीक। और अनुच्छेद की बात करें समान नागरिक संहिता, ठीक है ना। समान नागरिक संहिता के अनुच्छेद है 44 और राज्य है ये जो है गोवा, ठीक।
गोवा में शुरुआत से ही समान नागरिक संहिता लागू है और अभी आपको पता है कि बहुत इसकी चर्चा भी रही थी। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष, इसको बोलेंगे स्पीकर ऑफ स्टेट, ठीक है ना। विधानसभा का जो स्पीकर होता है किसे त्यागपत्र देता है, ये उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है और उपाध्यक्ष जो है ये अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, ठीक। जिस प्रकार से केंद्र में जो केंद्र का लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है, ठीक। इसी प्रकार से जो राज्य में जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। इस केस में जो है राज्य में राज्यपाल को नहीं दिया जाता त्यागपत्र और केंद्र में राष्ट्रपति को त्यागपत्र नहीं दिया जाता, ठीक। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है राज्यपाल के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना। और ये राज्यपाल के जो प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता, इसको बोलेंगे डिसक्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय जो है किसके द्वारा लिया जाता है, अंतिम निर्णय राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होती है। वही लोकसभा के सदस्य की नियुक्ति की आयु जो भी है आपकी 25 साल होती है, ठीक है। राज्य में राज्यसभा और जो है राज्य में आपका विधान परिषद, इनके सदस्यों की नियुक्ति की जो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। केंद्र में राज्यसभा और राज्य में आपका विधान परिषद, ये उच्च सदन होते हैं, ठीक है ना। और केंद्र में लोकसभा और राज्य में आपका विधानसभा, ये आपके निम्न सदन होते हैं, ठीक। आगे बात की जा रही है विधानसभा के विघटन, इसको बोलेंगे डिसोल्यूशन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है और राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण जो है ये राज्य विधानसभा के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है ना। और वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे, ये 5 थे, ठीक। प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है ये भारत के किस राज्य की बनी थी, ये उत्तर प्रदेश की बनी थी और इनका नाम था सरोजिनी नायडू, ठीक। आगे बात की जा रही है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी और ये यूपी की बनी थी, ठीक है ना। इनका कार्यकाल था 1963 से 67 तक, ठीक। उत्तर प्रदेश की थी। आगे बात करते हैं विधानसभा में सदस्यों की संख्या के बारे में, राज्य और सदस्य, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन तब बनता है जब किसी भी राज्य से जो क्या कह सकते हैं, जैसे मान लो अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ और इस एग्ज़ाम से जस्ट 1 महीना पहले किसी राज्य में जो है चुनाव हुए, तो जिस राज्य में चुनाव हुए उस राज्य की विधानसभा सीटें, विधान परिषद सीटें, अगर विधान परिषद है तो, ठीक, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें पूछने का चांस रहता है, ठीक। इसको याद करना जरूरी है, बट आप जिस राज्य में रह रहे हैं और जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ की विधानसभा की सीटें, ठीक है ना। विधान परिषद है तो विधान परिषद की सीटें, लोकसभा राज्यसभा की सीटें याद करना इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी के अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, यूपी में रह रहे हैं, तो वहाँ की सभी सीटें आपको याद रखना जरूरी है, ठीक। यहाँ बात करें आंध्र प्रदेश में जो है आपकी 175 सीटें विधानसभा की। असम में बात करें 126, छत्तीसगढ़ में 90, गुजरात में 182, हिमाचल प्रदेश में 68, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में 60, बिहार में 243 और आपके गोवा में 40, हरियाणा में जो है 90, झारखंड में 81, ठीक। इसी प्रकार से कर्नाटक में 224, केरल में 140, मध्य प्रदेश में 230, ठीक है ना। महाराष्ट्र में 288, मणिपुर में 60, मेघालय में 60, मिजोरम में 40 और आपके नागालैंड में 60, ठीक। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में 147 और पंजाब में 117, राजस्थान में 200, सिक्किम में 32, तमिलनाडु में 234, तेलंगाना में 119, त्रिपुरा में 60, उत्तर प्रदेश में 403, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें 403 है और सर्वाधिक सीटें, ठीक। अन्य राज्यों में इतनी नहीं है। उत्तराखंड में 70 और पश्चिम बंगाल में जो है 294, 294, ठीक। आगे बात करें केंद्र शासित प्रदेश जो 8 हैं, इनमें से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है विधानसभा है, जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली में विधानसभा की सीटें की बात करें तो आपकी जो है 70 है और वही बात करें पुदुचेरी में तो ये आपकी जो है 30 हैं, ठीक। जम्मू कश्मीर की बात करें, ये अभी जस्ट मतलब गठित हुआ है, तो इसमें जो है अभी 83 है और पीओ की इसमें 24 जो पीओ की के लिए रिक्त है, ठीक। अंत में देखते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पर जो
राज्यपाल के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ठीक।